असम के रहने वाले चार दोस्त अपना कॉलेज खत्म करके अरुणाचल प्रदेश की रोड ट्रिप पर निकले हुए थे। एक रात जहां पर उन्होंने स्टे किया था उससे थोड़ी दूर पर संतरे का बगीचा मौजूद था। अब रात को खाना खाने के बाद ये चारों उस बगीचे में घूमने के लिए चले जाते हैं। एकदम घनघोर अंधेरा हो रखा है। जंगल के सन्नाटे के बीच सिर्फ वहां की कीड़ों की आवाज सुनाई दे रही थी इन्हें, और इसी बीच इनको एक अजीब सी बदबू आई। इन्होंने सोचा कि मे भी जंगल के अंदर कोई जानवर मरा होगा तो उसी की स्मेल आ रही है। ये लोग जंगल के थोड़ा और अंदर जाते हैं और तभी कुछ ऐसा हुआ कि ये चारों वहां से जंगल के बाहर जाने वाले रास्ते पर भागने लगते हैं। अब एकदम बदहवास हालत में करीब 3-4 मिनट भागने के बाद जब ये लोग कैंपिंग साइट के थोड़ा करीब पहुंचे तो इनमें से जो शार्दुल नाम का लड़का था उसने रियलाइज किया कि भाई जो इनका चौथा दोस्त था लोहित, वो अभी ग्रुप से मिसिंग है। पर सबको साफ साफ याद था कि भाई भागते समय हम चारों एकदम साथ में थे। अब जैसे ही इन तीनों को ये चीज रियलाइज हुई ना भाई, इनके पसीने छूट गए। और यहीं से एक ऐसे भयानक चैप्टर की शुरुआत होती है जिसे सुनने के बाद आज की ठंडी लहर आपकी स्किन को पेनिट्रेट करते हुए हड्डियों तक में सिहरन ला देगी। और हाँ, जो भी लोग ये वीडियो अरुणाचल से देख रहे हैं, आप प्लीज ये वीडियो पूरा देखने के बाद अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा ताकि हमारे व्यूवर्स को एक डीप पर्सपेक्टिव मिल सके उस घटना के बारे में। इस खौफनाक स्टोरी को मेरे साथ खुद शार्दुल भाई ने शेयर किया है, जिनके ईमेल का स्क्रीनशॉट अभी आप वीडियो में देख सकते हैं। अभी शार्दुल भाई का घर असम के डिब्रूगढ़ शहर में था और इन्होंने अपने घर से 450 किलोमीटर दूर गुवाहाटी के कॉलेज में एडमिशन ले रखा है। शार्दुल बताते हैं कि डिब्रूगढ़ में हमारा 4 लोगों का ग्रुप था और हम चारों का घर बिल्कुल आसपास है। उन 4 में कमल, निबीर, शार्दुल और सबसे छोटा था लोहित। जो कमल और निबीर है ये शार्दुल से करीब 2 साल बड़े थे और लोहित इन सब में सबसे छोटा था। इरिस्पेक्टिव ऑफ एज फैक्टर इनके बीच अच्छी दोस्ती थी। शार्दुल बताते हैं कि भैया जब से मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया है गुवाहाटी शहर के अंदर, तब से मेरा घर आना जाना बहुत कम हो गया था। कॉलेज का शेड्यूल इतना हेक्टिक था कि मैं साल में एक आध बार ही घर आ पाता था। पर फाइनली नवंबर 2024 में शार्दुल का कॉलेज खत्म होता है। इनकी जॉब भी लग चुकी थी और जनवरी 2025 में हैदराबाद की कंपनी के अंदर इनकी ज्वाइनिंग है। शार्दुल ये सब कुछ अपने दोस्तों को बताते हैं तो उन दोस्तों ने बोला कि यार तू तो जनवरी में चला जाएगा, तो अभी जब तेरा कॉलेज खत्म हो जाएगा और तू घर आएगा ना, फिर हम एक ट्रिप पर चलते हैं। शार्दुल ने बोला कि ठीक है भाई। फाइनली नवंबर में अपना कोर्स कंप्लीट करके शार्दुल अपने घर डिब्रूगढ़ पहुंच जाते हैं। अब ये चारों दोस्त शार्दुल के घर पर मिलते हैं और इन लोगों ने प्लान बनाया कि यार हम ना अरुणाचल प्रदेश के डोंग वैली चलते हैं घूमने के लिए। अब देखो, डोंग वैली अरुणाचल का सबसे ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है और यही वो जगह है जहां से भारत के अंदर सबसे पहला सनलाइट घुसता है। अब यहाँ एक सीन ये भी था कि जो इसके ग्रुप में 2 सबसे बड़े लड़के थे, कमल और निबीर, इन दोनों को बहुत बढ़िया कार चलाना आता था। तो शार्दुल और लोहित के जो पेरेंट्स थे उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये सब लोग प्लान बनाते हैं और 2 दिन के बाद ये चारों अपनी कार में बैठकर डिब्रूगढ़ से निकल जाते हैं डोंग वैली के लिए। अब सुबह सुबह 3 बजे इन लोगों ने ड्राइव स्टार्ट की थी डिब्रूगढ़ से और करीब 350 किलोमीटर कवर करने के बाद शाम के 6 बजे ये लोग पहुंच जाते हैं अरुणाचल प्रदेश के वालोंग सिटी। अब ये चारों बड़े आराम से रुकते रुकाते फोटो वोटो खींचते हुए खाते पीते आ रहे थे और इनको पहुंचने की कोई जल्दी नहीं थी। इस चक्कर में इन लोगों ने ना कोई होटल भी बुक नहीं किया था कि हमें कहाँ रुकना है। इनका प्लान ये था कि यार जहां हमें समझ में आएगा, जहां अच्छा लगेगा, वहां अपनी गाड़ी लगा देंगे। अब शाम के 6 बजे जब ये लोग वालोंग पहुंचे तो इन्होंने देखा कि भाई सनसेट हो चुका है, क्योंकि इस रीजन में 5-6 बजे के आसपास सनसेट हो जाता है पूरी तरीके से। जितनी जल्दी सनराइज होता है उतनी ही जल्दी यहाँ सनसेट होता है। अब ये लोग जब वालोंग पहुंचे तो इन्होंने देखा कि भाई रोड के साइड पर बहुत सारे ऑरेंज के बागान थे और इनको ना वो चीज बहुत अट्रैक्ट कर रही थी अपनी तरफ कि यार क्या सही लग रहा है। पर इनकी अभी यहाँ सबसे पहली प्रायोरिटी थी कि भाई अपने लिए कोई कमरा देख लिया जाए, वरना हम ऐसे ही रोड पर भटकते रहेंगे। अब अपने लिए नाइट स्टे ढूंढते हुए ये लोग पहुंच जाते हैं तिलम। तिलम एक ऐसी जगह है जहां पर हॉट वाटर स्प्रिंग मौजूद है और वहां पर कैंपिंग साइट्स भी बने हुए हैं। ये चारों दोस्त तिलम के उस कैंपिंग साइट पर पहुंचते हैं और वहां जाकर ये लोग ओनर से बात करने लगे कि भैया आज रात को रुकने का कुछ व्यवस्था देख लीजिए। तब उस कैंपिंग साइट का ओनर बोलता है कि भाई अभी तो पूरा फुल हो रखा है और आसपास के बाकी कैंप साइट पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, आप लोग लेट हो चुके हैं। अब ये लोग बहुत रिक्वेस्ट करने लगे कि भैया बस आज रात की बात है, कैसे भी एडजस्ट कर दीजिए। तो वो आदमी बोलता है कि भाई जगह ही नहीं है तो आपको कहाँ रख लें। अभी ये सब करते कराते रात के 7:30 बज चुके थे। शार्दुल बताते हैं कि हम उस कैंप साइट के ओनर से लगातार रिक्वेस्ट कर रहे थे, हम यहाँ परेशान भी हो चुके थे बहुत ज़्यादा, और तभी मेरी नज़र
उस कैंप साइट से थोड़ी दूर पर खड़े एक आदमी पर पड़ी। जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी, मैंने देखा कि वो हमारे तरफ ही देख रहा है। मेरा उससे आई कांटेक्ट हुआ तो मैंने थोड़ा सा सिर हिलाया, मतलब शार्दुल एक तरीके से उसे हिंट दे रहे थे कि थोड़ी सी मेरी मदद कर दीजिए। और ये देखकर वो आदमी इनकी ओर आने लगा। जब वो इनके पास पहुंचा तो इन लोगों ने बोला कि भैया अभी यहाँ पर कमरा नहीं मिल रहा है, आप कुछ देख लीजिए, कुछ जुगाड़ है तो। वो आदमी उस एरिया का लोकल था। अब शार्दुल लिखते हैं कि भैया उस एरिया में कोई नेटवर्क भी नहीं आ रहा था ढंग से कि हम ऑनलाइन कुछ चेक करें। और इन्होंने जब ये सारी बात उस लोकल आदमी को बताई तो उसने बोला कि ठीक है, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक रास्ता जाता है नीचे की तरफ, वहाँ 3-4 कमरे बने हुए और वहीं साइड में खाने पीने का भी मिल जाता है, तुम्हारी कार भी पार्क हो जाएगी। और तुम लोग ऑलरेडी इतना लेट हो चुके हो, अब ज़्यादा देरी मत करो, चलो। अब इन लोगों ने अपनी कार स्टार्ट की और कार की फ्रंट सीट पर निबिर और कमल है। निबिर इसमें ड्राइव कर रहा था और पीछे वाली सीट पर शार्दुल और रोहित बैठा हुआ है। वो आदमी आके शार्दुल के पास वाली सीट पर बैठ जाता है पीछे। उसने हाथ से इशारा किया रोड की तरफ और ये लोग कार लेके उसी रास्ते पर चलने लगते हैं। शार्दुल बताते हैं कि भैया पूरे रास्ते ना वो आदमी एकदम चुपचाप था, कुछ बोल नहीं रहा था। अब ये जो चारों दोस्त थे इनको ही बड़ा ऑकवर्ड लग रहा था कि भाई ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे। तब शार्दुल ने यहाँ पर साइलेंस ब्रेक करने की कोशिश की। वो एक टॉपिक छेड़ता है। वो बोलता है उस आदमी से कि ये तो कितना सुंदर जगह है, आप लोग को रोज़ कितना अच्छा लगता होगा, यहाँ पर इतना सारा ऑरेंज का बागान है, कोई ये संतरा खाता नहीं है क्या, इतना सारा पेड़ पर लगा हुआ है। तब वो आदमी अपने फेस पर एकदम डेड एक्सप्रेशन लेके शार्दुल की तरफ मुड़ता है और बोलता है कि जिसको खाना होता है ना वो खाता है, पर अभी हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर तुम लोग कोई ऐसा हरकत मत करना और रात को खाना वाना खाने के बाद चुपचाप सो जाना, ऐसे निकल के घूमना मत, क्योंकि वहाँ का जो लोकल लोग है, जो लोकल ट्राइब है, वो उतना अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए। तुम ऐसा कुछ हरकत करोगे तो तुमको दिक्कत हो जाएगा। वो एक ना बहुत अजीब तरीके की वार्निंग दे रहा था इन चारों को। अब इनमें से जो इनका दोस्त था कमल, वो ऐसे मजाक में बोलता है कि आवाज़ तो ऑरेंज खाने के बाद ही नींद आएगा मेरे को। ये बात सुन के ना वो जो पीछे लोकल आदमी बैठा था वो एकदम चिढ़ गया। अब गुस्से में बोला कि अगर तुम लोग को मरने का मन है ना तभी ऐसा कुछ सोचना, ज्यादा इसके बारे में बात मत करो और चुपचाप चलो आगे। ये लोग उस आदमी की बात सुन के एकदम सीरियस हो जाते हैं। अपनी गाड़ी उस आदमी के बताए गए रास्ते पर आगे ले रहे थे और थोड़ी देर के बाद फाइनली वो स्पॉट आ जाता है जहां पर वो 3-4 कमरे बने। अब इन लोगों ने गाड़ी पार्क की और अपना सामान गाड़ी से बाहर निकालने लगे, पर जैसे इन लोगों ने गाड़ी रोकी ना, वो आदमी तुरंत निकल के ओनर के पास चला गया। वो जो 4 कमरे थे उनका ओनर वहीं पे रहता था और वहां जाकर बोलने लगा ओनर से कि ये लोग थोड़ा यंग है और इन लोगों को खाना वाना दे देना और थोड़ा ध्यान रखना। शार्दुल बताते हैं कि मेरे तीनों दोस्त सामान निकालने बिजी थे और मैं थोड़े दूर पर खड़ा था गाड़ी और उस कमरे के बीच में। तो जो वो ओनर से बात कर रहा था वो ना सिर्फ मुझे ही सुनाई दिया। और बात करने के बाद वो आदमी शार्दुल के पास आया और बोला कि देखो, हर जगह के अपने कुछ नियम कानून होते हैं, तुमको सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। बस रात को खाना खाने के बाद चुपचाप अपने कमरे में सो जाना, कहीं भी इधर उधर मत जाना। और ऐसा बोलकर वो लोकल आदमी वहां से चला गया। अब शार्दुल ने सोचा कि यार ठीक है, मे भी हमें ये जनरल वार्निंग दे रहा है, जैसे बाहर से आए हुए टूरिस्ट को वहाँ के लोकल लोग बताते हैं। तो उसने इस बात को बहुत हल्के में लिया। अब इसके बाकी दोस्त भी अपना सामान वगैरह लेकर कमरे के अंदर आते हैं और जो वो ओनर था वहाँ का, वो इनके पास आया और बोलता है कि सुनो, तुम लोग अगर कुछ खाना पीना होगा तो मेरे को बोल देना, क्योंकि अभी 1-1:30 बजे के बाद मैं सो जाऊंगा और फिर उसके बाद खाने को नहीं मिल पाएगा। अच्छा, एक चीज समझना कि जो वो 4 कमरे बने हुए थे लाइन से, उसमें से पहले 2 कमरे खाली थे। तीसरे कमरे में ये लोग चारों रुके हुए थे और जो चौथा कमरा था वो ना दुकान था एक, और उसी दुकान में वहां का ओनर भी रहता था अंदर। शार्दुल बताते हैं कि वहां पर दुकान पर ही ऐसे दारू वारू मिल जाता है और काफी सस्ते रेट पर मिलता है। तो ओनर ने जब पूछा इनसे खाने के लिए तो उन्होंने बोला कि आप एक काम कीजिए, आप हमारा खाना बना कर रख दीजिए, हम लोग थोड़ा सा ड्रिंक करेंगे और उसके बाद खाना खा के सो जाएंगे। इन लोगों ने जैसे ही ये बात उस ओनर को बोली, वो ओनर इनकी ओर देखने लगा और बोला कि तुम लोग का रात में कुछ घूमने उमने का भी प्लान है क्या? क्योंकि उस समय करीब 8 साढ़े 8 ही बज रहे थे। तब इनका जो दोस्त था निबिर, वो बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं है, हम लोग खाना खा के चुपचाप सो जाएंगे। तब उस ओनर ने बोला कि देखो, अगर तुम लोगों को कहीं जाने का प्लान बने भी तो मेरे को बता के ही जाना, मुझसे बिना पूछे इधर उधर मत निकलना।
इन लोगों ने बोला कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अब ये सब बातचीत होने के बाद वो ओनर चला जाता अपनी दुकान में। वहाँ से इन लोगों ने दारू ली, दारू वारू पी रहे थे ये लोग। ओनर ने इनके लिए खाना वाना भी बना कर रख दिया था और बोल दिया था कि रात को यहाँ से खाना ले लेना। ये सब बोल के ओनर चला गया सोने। इन लोगों की पार्टी शुरू होती है। ये लोग बैठ के अपना ड्रिंक कर रहे थे और इसी बीच जो इनका सबसे बड़ा दोस्त था कमल, वो बोलता है कि यार ये लोग हम लोग को सोचता क्या है, हम लोग क्या डरपोक है क्या, बार बार हम लोग को मना कर रहे हैं कि बाहर मत जाना, इधर मत जाना, उधर मत जाना। मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि ये जो ऑरेंज का पेड़ है ये इसीलिए हम लोग को डरा रहा है कि हम लोग उस पेड़ से संतरा तोड़ के ना खा पाए। और ये हो ना हो जो ये पूरा ऑरेंज का बागान है ये उसी आदमी का है जो हमें इस होम स्टे पर लेकर आया है। वो इसी कारण से बार बार हम लोग को मना कर रहा था कि भाई इधर उधर मत जाना, क्योंकि उसको लग रहा था कि हम लोग इसके पेड़ का ऑरेंज तोड़ के खा लेंगे। फिर कमल बोलता है कि एक काम करते हैं यार, चलते हैं बागान में, ऑरेंज तोड़ के लेके आते हैं। अब जैसे ही कमल ने लाइन बोली ना, शार्दुल को वो बात याद आ गई कि उस लोकल आदमी ने इसके पास आके क्या बोला था कि तुम लोग को अभी इस एरिया के बारे में सब कुछ पता नहीं है। शार्दुल बोलता है यहाँ पे कि भाई सुनना, इतना मना कर रहा है तो छोड़ देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है यार, एक ऑरेंज ही तो है, कल सुबह चल के देख लेंगे, बाद में लोगों को पता चलेगा तो ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। अब ये बात सुन के ना कमल एकदम चिढ़ गया। नशे में तो ऐसे समझ में आता नहीं है। वो बोलता है शार्दुल से कि भाई तुम लोग को मेरे साथ चलना है तो चलो, नहीं तो मैं अकेले ही जा रहा हूँ, और संतरा तो मैं आज तोड़ के लाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब कमल की बात सुनकर निबिर और लोहित ने बोला कि हाँ भाई चल, हम भी तेरे साथ चलेंगे। और फिर ये तीनों शार्दुल की तरफ देखने लगे। अब शार्दुल ने बोला कि यार अब तीनों चल रहे हैं तो मैं क्यों यहाँ कमरे में अकेले बैठूं। और फिर इन चारों ने प्लान बनाया कि जो उनका कमरा था उसके पास में जो बागान है उसके अंदर जाएंगे ये लोग। अब रात के करीब 2 बजे इन लोगों ने अपने जैकेट डाले, जूते पहने, और जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा खोला, आज देखते कि एकदम घनघोर अंधेरा हो रखा है, हम ठंडी हवा चल रही है। शार्दुल यहाँ फिर से एक बार बोलता है कि भाई छोड़ते हैं ना यार, अभी कल चल लेंगे। और जैसे ही शार्दुल ने लाइन बोले, कमल एकदम चिढ़ गया इस पे और जोर से गुस्से में चिल्लाने लगा। शार्दुल बोलता है भाई चिल्ला मत ना, ओनर है बाजू में, उठ जाएगा अभी। ये चुपचाप कमरे का दरवाजा बंद करके उस बागान की तरफ बढ़ने लगे। अब देखो एक साइड ये पूरा बागान है और बागान के साइड में कच्ची सड़क जा रही है। ये लोग उसी कच्ची सड़क पर चलते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद इनको प्रॉपर पेड़ वेड़ दिखाई दिए ऑरेंज के, पर इन लोगों ने पाया कि भाई यहाँ पर जो ऑरेंज लगे हुए ना वो उतने पके हुए नहीं है। मे बी ये पेड़ रोड के साइड पर है और पके हुए ऑरेंज लोगों ने तोड़ लिए होंगे। तो हम लोगों को एक बार बागान के और अंदर चलना चाहिए, अंदर जाके हमें पके हुए ऑरेंजेस मिल जाएंगे। अब ये लोग अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट की रोशनी में उस जंगल के और अंदर जाने लगे। अब फाइनली 5 मिनट तक जंगल के अंदर चलने के बाद इनको वो स्पॉट मिल जाता है जहां पर प्रॉपर पके हुए ऑरेंजेस के गुच्छे लटक रहे थे पेड़ों से। अब वहां खड़े होकर निबिर बोलता है कि भाई ये मिल गया अपने को जो चाहिए था, चलो कुछ ऑरेंजेस तोड़ते हैं और फिर चलते हैं वापस। अब जैसे निबिर ने लाइन कंप्लीट की ना, इनको ऐसा एहसास हुआ कि इनके पीछे से कोई दौड़ के भागा है। ये सब एक साथ पीछे मुड़ते हैं देखने के लिए। इनको कोई भी दिखाई नहीं दिया। इन्हें लगा कि मे बी जंगल का कोई जानवर होगा जो हमें देख के भाग रहा है। अभी ये लोग वहां खड़े होकर ऑरेंज तोड़ने का सोच ही रहे थे कि इनको ना एक बहुत ही सड़ी हुई स्मेल आने लगी। इस पर निबिर ऐसी स्मेल करता है और बोलता है कि भाई लग रहा है ना कोई जानवर आसपास मर गया है, उसी की स्मेल आ रही है। अब सबने निबिर की तरफ देखा और बोला कि हाँ भाई मे भी कोई जानवर ही मरा होगा अंदर। धीरे धीरे उस स्मेल की इंटेंसिटी और ज़्यादा बढ़ते जा रही थी। शार्दुल बोलता है कि भाई फटाफट ऑरेंज तोड़ और चल। अब ये लोग पेड़ के करीब पहुंच के ऑरेंज तोड़ने लगते हैं और फिर इन चारों को एक लड़की की एक बहुत ही कराहने वाली आवाज़ सुनाई दी कि ये हमको ले जाएगा यहाँ से, मेरी मदद कर दो ना, मेरी मदद कर दो। और इनको ऐसा एहसास हुआ कि वो आवाज़ इनसे करीब 100-150 मीटर दूर से आ रही होगी। अब इस आवाज़ के साथ ही ना जो वहाँ की हवा की रफ्तार थी वो भी बढ़ चुकी है। ये चारों एक दूसरे का मुंह देखते हैं पर कोई किसी से कुछ भी बोल नहीं रहा है। अचानक जो निबिर था वो चिल्लाता है कि भाई भाग यहाँ से, और ये चारों एकदम जंगल के बीचों बीच भागने लगते हैं। अब उस बदहवासी की हालत में 3-4 मिनट भागने के बाद ये लोग फाइनली जंगल के बाहर जो वो कच्ची सड़क थी वहां पहुंचते हैं। और भाई साहब वहां पहुंच के इन लोगों ने पाया कि जो इनका चौथा दोस्त था लोहित,
वो गायब है। अब इस टाइम पर कमल, निबिर और शार्दुल को बहुत ज़्यादा डर लग जाता है। जो भी थोड़ा बहुत नशा हो रखा था वो सब खत्म हो गया। ये लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि भाई अब क्या किया जाए। निबिर बोलता है कि यार अंदर जाना मेरे को ठीक नहीं लग रहा है। तो अब ये लोग वहीं रास्ते पर खड़े होके जंगल की तरफ मुंह करके ना लोहित को आवाज़ लगाने लगते हैं कि भाई कहाँ है, हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। 5-6 बार उसका नाम पुकारा पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया अंदर से। अब यहाँ ये लोग 3-4 मिनट और वेट करते हैं कि लोहित खुद से आ जाएगा जंगल से बाहर, पर ऐसा होता नहीं है दोस्त। अब इन तीनों ने सोचा कि भाई हमें वापस जंगल के अंदर जाना पड़ेगा, और ये बात सोच के ही ना इनके अंदर एकदम ठंडी सिहरन दौड़ने लगी। पर भाई अब दोस्त को तो छोड़ नहीं सकते थे ये लोग। ये तीनों जंगल के अंदर दोबारा जाते हैं। शार्दुल बताते हैं कि 10 मिनट तक जंगल के अंदर घूमने के बाद हमें अपना दोस्त लोहित दिखाई पड़ता है। वो ना ऐसे मोबाइल का फ्लैशलाइट जला के जंगल के और अंदर जा रहा था, एकदम धीरे धीरे। ये तीनों दौड़ के उसके पास पहुंचते हैं और बोलते हैं कि अबे पागल, कहाँ अंदर जा रहा है? हम लोग कब से तेरा नाम चिल्ला रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? तब लोहित अपना गर्दन ऐसे ऊपर करता है और ऊपर पेड़ की तरफ देखते हुए ना कुछ अलग ही लैंग्वेज में बुदबुदाने लगता है। अब इन लोगों को ये तो समझ में नहीं आ रहा था कि लोहित क्या बोल रहा है, पर जहां लोहित देख रहा था इन लोगों ने भी उधर देखा। और भाई ये लोग पाते हैं कि एकदम धुंधला सा वाइट कलर का कुछ ह्यूमन स्ट्रक्चर जैसा है ऊपर, पर वो ना बहुत क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था। तो इन लोगों ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ये लोग लोहित का हाथ पकड़ते हैं और उसे जंगल से बाहर निकालकर सीधा कमरे पे लेके आ गए। कमरे के अंदर आने के बाद इन्होंने लोहित को बेड पर बैठाया और बोला कि तू कहाँ जंगल के अंदर जा रहा था और ऊपर देख के क्या बुदबुदा रहा था तू? तेरा वो लैंग्वेज भी हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था। अब ये सब सुन के ना लोहित एकदम कांपने लगा वहीं बैठे बैठे। उसका शरीर पूरा ठंडा हो चुका है। लोहित यहाँ कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। इन लोगों ने जब उसका वो कंडीशन देखा तो गर्म पानी दिया पीने के लिए और बोला कि भाई अभी तू सो जा, कल सुबह होगा तब हम तेरे से सारी बात जानेंगे। और लोहित को यहाँ गर्म पानी पिलाने के बाद ये सब लोग लाइट ऑफ करके सो जाते हैं। ये सब लोग एकदम आराम से सो रहे हैं और तभी रात के करीब 3:30 बजे लोहित अपने बेड पर उठ के बैठ जाता है। और बैठे बैठे ना ये फिर उसी लैंग्वेज में कुछ बहुत तेजी से बोले जा रहा था। अब उसकी आवाज़ शार्दुल को सुनाई दी तो इसका नींद खुल गया। इसका वैसे ही थोड़ा सर दर्द हो रहा था। नींद खुला तो इसने लाइट ऑन किया कमरे का और ये देखता है कि भाई लोहित के मुंह से ना कुछ एकदम अजीब से झाग जैसा निकल रहा है। अब यहाँ पर शार्दुल अपने बाकी के 2 दोस्तों को भी उठाता है और जब वो दोनों उठे तब लोहित यहाँ इन सब की तरफ देख के बहुत ही अजीब तरीके से हंसे जा रहा है। उसकी बॉडी थोड़ी थोड़ी हिल रही है, मुंह से झाग निकल रहा है, आंख भी एकदम लगभग पलट चुका था और वो बहुत अजीब तरीके से हंस रहा है। एकदम डरावना सा मंजर हो रखा वहां पे। अब यहाँ किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि लोहित को कुछ भी बोले। वो थोड़ी देर के बाद कमल की तरफ देखता है और बोलता है कि तुम में से एक को तो मरना ही होगा, मैं ऐसे छोड़ के नहीं जाऊंगा इसको। अब ये सब देख के जो निबिर था इनका दोस्त, वो बोलता है कि अरे वे दारू वारू पिया हुआ है, इसको ठंडा भी लग गया है, दिमाग काम नहीं कर रहा है इसका, इसलिए ऐसे उल्टा पुल्टा बोल रहा है। और वो ना लोहित के पास जाके उसके कंधे पर हाथ रख के पूछता है कि भाई क्या हो गया तुझे? अब जैसे ही उसने ये बात पूछी, भाई लोहित अपने मुंह से एकदम खून की उल्टी करने लगता है। अब ये देख के सारे दोस्त और ज्यादा डर गए। इनको लगा कि जो इसने इतना दारू पी रखा है वो उल्टी किया इसने, पर फिर जब ध्यान से देखा तो पूरा खून की उल्टी थी। इन लोगों ने लोहित को थोड़ा सा और गर्म पानी पिलाया, उसे बेड पर दोबारा लिटाते हैं और फिर जो इसका हाथ और पैर था उसके तलवे पर मालिश करने लगे ताकि लोहित को थोड़ी गर्माहट फील हो अपने शरीर में। और ऐसी मालिश करते करते सुबह हो जाता है। अब लोहित तो यहाँ एकदम गहरे नींद में सो चुका था, पर इन तीनों दोस्तों की नींद हराम हो गई थी उस रात। कुछ टाइम के बाद लोहित सोकर उठता है और बोलता है कि अरे भी मैं जंगल में था, उधर मेरे को लड़की का आवाज़ सुनाई दिया था, तुम लोग को सुनाई दिया था क्या? और उसके बाद क्या हुआ मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा है, बताओ ना क्या हुआ था। तब उसके दोस्त बोलते हैं कि अरे साले डरपोक, तेरे चक्कर में हम पूरे रात भर परेशान हुए, तो ऐसे पता नहीं क्या उल्टा सीधा बोल रहा था एक दूसरे लैंग्वेज में।
तेरे को बुखार भी हो चुका था बहुत ज़्यादा, अभी तो ठीक है ना तेरा तबीयत? तब लोहित बोलता है कि हाँ अभी मेरा से तबीयत तो ठीक है, पर मेरे पूरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। अब उसके दोस्तों को लगा कि यार मैं भी कल हम पूरे दिन ऐसे गाड़ी में बैठ कर आए, पहाड़ी रास्ता था, इसके वजह से लोहित को ऐसे थकान महसूस हो रही होगी। अब ये लोग लोहित को थोड़ा बिस्किट वगैरह खिलाते हैं और उसको ना एक पेन किलर दवाई देते हैं कि भाई तू खा और 1-2 घंटे आराम कर, उसके बाद हम लोग जो है आसपास का एरिया एक्सप्लोर करेंगे। ठीक वैसे ही होता है। लोहित 2 घंटे के बाद आराम करके उठता है, तब बोलता है कि मुझे अभी भी हल्का फुल्का दर्द है, पर चल मैं चलूँगा घूमने। ये लोग आसपास का वो एरिया एक्सप्लोर करते हैं और पूरा दिन घूमने के बाद शाम को फिर से उसी कमरे में आ जाते हैं। अब कमरे में वापस आके ये लोग खाना वाना खाते हैं और थोड़ा बहुत बातचीत करने के बाद ये चारों सोने चले जाते हैं। इस टाइम तक इन्होंने जो कमरे का ओनर था उसको कुछ भी नहीं बताया। शार्दुल बताते हैं कि ये और कमल एक पास सो रहे थे और लोहित के साथ निबिर सो रहा था थोड़ी दूर पे। अब रात के 11:30 बजे फिर से शार्दुल की नींद खुलती है। ये देखता है कि भाई जो लोहित है ये विंडो को पकड़ के बाहर की तरफ देख रहा है और फिर से कुछ अजीब से लैंग्वेज में बहुत तेज तेज बोले जा रहा था। इसने धीरे से ना कमल को उठाया कि भाई उठना, देख वो लोहित क्या कर रहा है। निबिर अभी भी सोया हुआ है। कमल और शार्दुल उठ के लोहित के पास जाते हैं और ये देखते हैं कि भाई इसकी दोनों आंखें ऐसे पलटी हुई है और ये लगातार बाहर की तरफ देख के ऐसा लग रहा था कि किसी चीज़ का ना रिस्पॉन्स कर रहा है, पर एक दूसरे ही लैंग्वेज में। मतलब खिड़की के जस्ट बाहर कोई खड़ा है और वो उसको कुछ बोल रहा है लोहित को, और लोहित उसको जवाब दे रहा है। इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। इन दोनों ने लोहित को पकड़ के हिलाया जोर से कि भाई क्या कर रहा है। लोहित एकदम ऐसे सर नीचे कर लेता है कि कुछ नहीं, और फिर ना वैसे ही फॉरेन लैंग्वेज में कपकपाते हुए कुछ बोलने लगा। अब जो ये कमल लड़का था उसने अपने गले में रुद्राक्ष का माला डाला हुआ था और उसके साथ हमेशा एक नारायण कवच रहता था, तो इसने वो माला निकाल के लोहित के गले में डाल दिया और जो वो नारायण कवच था वो लोहित के बेड के नीचे रख दिया। और ऐसा करने के बाद ये लोग लोहित को ले जाके वापस सुला देते हैं। इस समय तक लोहित एकदम शांत होके चुपचाप सो रहा है। शार्दुल बोलता है कि भाई ये सब देख के मेरे को बहुत टेंशन हो रहा है यार, क्या हो रहा है लोहित के साथ। कमल बोला कि चल बाहर थोड़ा सिगरेट पी के आते हैं। लोहित और निबिर ये दोनों अभी भी कमरे में सो रहे हैं। कमल और शार्दुल कमरे के बाहर निकले और ये लोग वहीं पर ऐसे टहलते हुए सिगरेट पीने लगते हैं। अब ये लोग सिगरेट पीते पीते अपने कमरे से कोई 100 मीटर दूर गए होंगे और अचानक कमल की नज़र थोड़ी दूर पर खड़ी एक लड़की के ऊपर पड़ती है। वो एकदम स्टैचू की जैसे खड़ी थी। कमल उसको देख के एकदम फ्रीज हो गया। उसकी वो हालत देख के शार्दुल भी देखता है उस लड़की की तरफ और ये बताता है कि उस लड़की का चेहरा ना बालों से ढका हुआ था। अब ये लोग कुछ भी रिएक्ट कर पाते हैं कि वो लड़की धीरे धीरे चल के इनके करीब आने लगती है। इनकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि भाई पीछे मुड़ के अपने कमरे की तरफ भागे। वो लड़की इनके पास आके खड़ी हो जाती है और इन दोनों को देखते हुए बोलती है कि अपने दोस्त को कितना दिन बचाओगे, एक को तो मरना ही होगा ना। और ये लाइन बोल के वो बहुत अजीब तरीके से हंसने लगती है। अब इन दोनों को लगा कि शायद वो कोई पागल है। अब ये लोग डर तो रहे थे अंदर से, पर उस सिचुएशन को काउंटर करने के लिए उस लड़के पे चिल्लाने लगे कि क्यों ऐसे बात कर रही है, क्यों मेरे दोस्त को तो क्यों मारेगी, और ना बहुत चिल्ला चिल्ला के उसको बोलने लगे। और उनकी चिल्लाने की आवाज़ सुन के जो उस कमरे का ओनर था वो बाहर निकल के आ गया। अब वो बाहर निकलते इन दोनों से बोलता है क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो। तब कमल बोलता है कि ये पागल लड़की देखिए क्या क्या बोल रही है। तब वो होटल का ओनर बोलता है कि कौन लड़की। ये दोनों देखते हैं अपने बाजू में, भाई वहां पर कोई भी लड़की नहीं थी। इन लोगों ने बोला कि यहाँ एक पागल लड़की खड़ी थी, अजीब सा शकल था उसका, बाल वाल से पूरा मुंह ढका हुआ था, वो बार बार हम लोग कुछ बोल रहे थे उल्टा सीधा। तब जो ओनर था कमरे का वो एक बार ऊपर की तरफ देखता है और फिर इनकी ओर देख के बोलता है कि रात को तुम लोग कहीं गया था क्या। तब इन लोगों ने बोला कि नहीं, आज तो हम ऐसे दिन में ही घूम रहे थे इधर उधर आसपास, रात को कहाँ गए, अभी हम आके कमरा में खाना खाया और सिगरेट पीने के लिए बस निकले थे हम लोग। इन लोगों ने यहाँ पर ओनर को पिछले रात वाली कोई बात नहीं बताई। अब वो आदमी इनको बोलता है कि ठीक है एक काम करो, अपने कमरे में जाके वापस सो जाओ। और जब ये लोग कमरे की तरफ जा रहे थे तब वो आदमी पूछता है कि कल सुबह सनराइज देखने जाना है, जहाँ से भारत के अंदर पहला सूरज का किरण घुसता है। तब ये दोनों बोलते हैं कि हाँ ठीक है हम लोग जाएंगे सुबह में।
तब उस ओनर ने बोला कि ठीक है, सुबह 4 बजे उठ जाना, मेरा एक आदमी आएगा तुम लोगों के पास और बस 1000 रुपया लेगा वो, और तुम लोग को वो स्पॉट दिखा के लाएगा। अभी जाओ, सो जाओ, और जब तक सुबह मैं आवाज़ ना दूँ तब तक निकलना मत। कमरे पर कोई कितना भी नॉक करे रात के टाइम, तुम लोग दरवाज़ा मत खोलना। अब ओनर से ये सब बात सुन के इनको क्यों नींद आने जाए, ये दोनों सुबह ऐसे मोबाइल स्क्रॉल करते हुए ही अपना पूरा टाइम निकाल देते हैं। सुबह के 4 बजते हैं, ये लोग अपने बाकी दोनों दोस्तों को उठाते हैं और बोलते हैं कि भाई सामान वामान पैक कर लो, हम लोग यहाँ से सनराइज़ पॉइंट पर जा रहे हैं देखने के लिए, और जाने में थोड़ा टाइम भी लगेगा और पता नहीं फिर कब वापस आएंगे, उधर भी कुछ घूमने का हुआ तो थोड़ा बहुत घूम लेंगे। तो एक काम करते हैं, हम लोग पूरा सामान गाड़ी में डाल देते हैं और एक कमरा खाली कर देते हैं, नहीं तो हम लोग को फिर से आज पूरे दिन का रेंट देना पड़ेगा। अब ये डिस्कशन करके सुबह 4 बजे ये लोग अपना सामान पैक करके गाड़ी में रखते हैं, और फिर वहीं पर इनका गाइड भी आ गया। उस गाइड ने बोला कि चलिए मैं आप लोगों को सनराइज़ पॉइंट दिखाने ले चलता हूँ। पर भाई साहब, जो अभी तक आपने सुना ये बस आधा हिस्सा था कहानी का। अब एकदम ध्यान से सुनना आगे क्या होता है। अब वो लोग गाइड को लेकर थोड़ी दूर जाते हैं गाड़ी से, और फिर गाइड बोलता है कि अब यहाँ से ना थोड़ा ऊपर ट्रैक करना पड़ेगा। ये चारों गाइड के साथ पहुँचते उस सनराइज पॉइंट पे, वहाँ पर व्यू एंजॉय किया, और शार्दुल बताते हैं कि पूरे दिन हमने बहुत घूमा आसपास, बहुत एंजॉय किया। हमारे साथ क्या हुआ था, पिछले 2 रात से क्या हो रहा है, हमने क्या फेस किया, वो सब हम भूल चुके थे। हम खुश थे बहुत। और फाइनली दिन भर घूमने के बाद शाम के 4 बजे हम पहले वाले कैंप साइट पर पहुंच जाते हैं, जहां डे 1 को इनको मना कर दिया गया था कि हमारे पास कमरा नहीं है। उस कैंप साइट पर इन्होंने पहले से बात करके रखा हुआ था, तो आज रात ये लोग वहीं पर रुकने वाले थे। शार्दुल बताते हैं कि जो वो कैंप साइट था वहाँ पर ईटानगर से भी कुछ टूरिस्ट आए हुए थे। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल है। शार्दुल लिखते हैं कि वो जो ग्रुप था वो हमारे साथ ही आके बैठ गया। हम लोग वहाँ पर अपना ड्रिंक कर रहे थे, तो ऐसे बातों बातों में हमारी अच्छी दोस्ती हो गई। हम लोगों ने बहुत सारी बात की इधर उधर की, और हम इतना ज़्यादा घुल मिल गए हैं कि पिछले 2 रात को हमने क्या फेस किया था वो सब कुछ हमने इस ग्रुप को बता दिया। अब जैसे ही उस ईटानगर वाले ग्रुप ने इसके बारे में सुना, उन लोगों ने बोला कि यार हमने इस चीज़ के रिगार्डिंग कुछ सुना तो है कि ऐसा कुछ होता है, हम लोग को देखना है। कमल बोलता है कि लोग पागल हो क्या, हम क्या फेस कर रहे हैं पिछले 2 दिन से, आपको समझ नहीं आ रहा है। तब जो वो ग्रुप था वो बहुत जिद करने लगे, नहीं नहीं एक बार बस दिखा दो, हम लोग ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे जंगल के, बस बार बार से देख के आ जाएंगे। अब उनके इतना जिद करने पर निबिर ने बोला कि ठीक है, पर हम एकदम बाहर से ही घूम के आएंगे, जंगल के अंदर नहीं जा रहा कोई। इस बात पर एग्रीमेंट बनी, और रात को 11 बजे खाने पीने के बाद ये सब लोग उस जंगल वाले रास्ते पर जाने का डिसाइड करते हैं। अब जो वो ग्रुप था उनके पास 4 बाइक्स थी, और वो टोटल 5 लोग थे, और यहाँ पर ये चारों थे, तो टोटल 9 लोग हो गए और 4 बाइक। तो एक बाइक पे इन लोगों ने ट्रिपलिंग की, और बाकी बाइक्स पे 2-2 लोग बैठ के ये सब निकल जाते हैं उस जंगल की तरफ। अब जो ये 4 बाइक्स निकली थी उस जंगल की तरफ जाने के लिए, उसमें सबसे आगे शार्दुल और कमल थे, क्योंकि इन दोनों ने उस लड़की को देखा हुआ था। तो ये लोग अपनी बाइक लेके धीरे धीरे उस रास्ते पर चल रहे थे, और कमल यहाँ पर आगे राइडर सीट पर था। और कोई 1.5 किलोमीटर उस कच्चे सड़क पर चलने के बाद ही इनको ना अपने से थोड़ी दूर पर वो लड़की दिखाई देती है। वो लड़की अपना दोनों पैर फोल्ड करके रोड के साइड पर बैठी हुई है। कमल की नज़र पड़ी उस पर, तो इसने मोटरसाइकिल का ब्रेक लगा दिया, और पीछे जो 3 मोटरसाइकिल आ रही थी उनको बोला कि रुक जाओ। ये लोग देखते हैं कि जो वो लड़की है ना, उसने अपने से उंगली उठाया ऑरेंज की पेड़ की तरफ, और ऐसे ऊपर की ओर देखने लगी। अब ये चारों बाइक्स एकदम पास में आके खड़ी हो गई, और ये लोग वेट कर रहे थे कि भाई वो लड़की हटेगी तब हम उस रोड को क्रॉस करेंगे। 7-8 मिनट तक वैसे ही खड़े रहे, और लड़की भी उसी पोजीशन में बैठी हुई है। फिर यहाँ कमल ने बोला कि एक काम करो, सब अपने अपने मोटरसाइकिल का हेडलाइट उस लड़की की तरफ करो एक साथ। और सबने अपनी मोटरसाइकिल के हेडलाइट की रोशनी को उस लड़की के ऊपर फोकस कर दिया। अब रोशनी पड़ते ही ये लोग देखते हैं कि वो लड़की ना उठ के खड़ी हो जाती है। पीछे की तरफ स्टेप लेते हुए वो 2-4 कदम अंदर गई जंगल की ओर, और वहीं पर गायब हो गई। अब जो ईटानगर वाला ग्रुप था ये बहुत एक्साइटेड हो गया कि अरे वो कौन लड़की थी, चलो ना चल के देखते हैं। कमल ने फिर से मना किया कि नहीं भाई हम लोग नहीं जा रहे। ये लोग दोबारा जिद पे अड़ गए। अब इस ईटानगर वाले ग्रुप में एक लड़की भी थी, तो वो कमल को ऐसे एकदम प्यार से बोलने लगे कि प्लीज़ चलो ना, थोड़ा सा बस देख के आ जाएंगे ऐसे। तो कमल ना यहाँ पिघल गया, और ये सबसे बड़ा था तो इसने ऐसे बोला सबको कि ठीक है चलो, बस हल्का सा अंदर जाएंगे फिर आ जाएंगे।
अब ये लोग जहाँ वो लड़की पीछे गायब हुई थी उसी रास्ते पर बागान के और अंदर जाने लगे। तो थोड़ा सा अंदर गए तो फिर से वैसे ही सड़ी हुई स्मेल आने लगी सबको। ईटानगर वाले ग्रुप ने बोला कि मे भी कोई जानवर मर गया होगा। और इसी दौरान जो आसपास के ऑरेंज के पेड़ थे ना, वो बहुत अजीब तरीके से हिलने लगे। ऐसा लग रहा था कि कोई उनको पकड़ के बहुत फोर्सफुली हिला रहा है। और इसके साथ इन लोगों ने महसूस किया कि एक अजीब सा गर्म हवा इनको सराउंड कर रहा है चारों ओर से। अब इतने ठंड में भी ये लोग उस हवा की गर्माहट को फील कर पा रहे थे और वो ना लगातार इनको सराउंड कर रहे थे जो वो हवा थी। अब यहाँ शार्दुल बोलता है कि भाई चलो निकलो जंगल से। ईटानगर वाला जो ग्रुप था उसको भी लगा कि भाई यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ये सब लोग जंगल के बाहर निकलते और मोटरसाइकिल स्टार्ट करके वापस कैंप साइट की तरफ जाने लगे। अभी लोग थोड़ी दूर ही आगे चले थे कि इन सबको एक बहुत तेज आवाज़ सुनाई देती है। वो ऐसी आवाज़ थी जैसे कोई दो चीज़ टकराई हो जोर से। इन लोगों ने अपनी मोटरसाइकिल रोकी और पीछे देखा तो भाई ये पाते हैं कि जिस मोटरसाइकिल पे वो 3 लोग जा रहे थे ईटानगर वाले, उनका एक्सीडेंट हो रखा है रोड के साइड पे। ये लोग दौड़ के गए उनके पास उनको उठाने के लिए। और तभी लोगों ने नोटिस किया कि जो बंदा मोटरसाइकिल चला रहा था ना, वो सेम इनके दोस्त की जैसे ऊपर देख के एक फॉरेन लैंग्वेज में ही एकदम स्पीड में कुछ बोले जा रहा है। अब ईटानगर वाले ग्रुप को तो कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, पर ये लोग समझ चुके थे कि भाई सेम दोस्त वाली प्रॉब्लम हो रही है इसके साथ। अब शार्दुल बोलता है कि भैया जब हम उन सबको उठा रहे थे तब हम सबने एक हवा का पतला सा लाइन जैसा देखा, मतलब ऐसे जो थोड़ा बवंडर जैसा होता है ना, सिलेंड्रिकल शेप का। और हम एकदम देख पा रहे थे कि वाइट कलर का वो हवा हम सबकी ओर ऐसे घूम के और फिर जो हमारा दोस्त था लोहित, उसके पास जाके गायब हो गया। अब एक चीज़ नोट करना कि लोहित जो लड़का था, इसको तो इसके एक दोस्त ने रुद्राक्ष दिया था जब ये वहाँ खिड़की पे ऐसे बैठ के कुछ कुछ बोल रहा था। तो अगली सुबह नहाने के टाइम पे इसने वो रुद्राक्ष निकाल के अपने दोस्त को वापस कर दिया था कि अब मैं एकदम ठीक हूँ। अब ये सब उस घटना को विटनेस करते हैं और इसके बाद जो वो ईटानगर वाला ग्रुप गिरा था उसको उठा के और उनको बाइक वाइक के साथ लेके कैंप साइट पे वापस आ जाते हैं। जब कैंप साइट पर वापस आए तो सबने पूछा कि भाई कहाँ रह गए थे, ये मतलब क्या हो गया, चोट वोट लगी है। तब इन लोगों ने बोला कि हम लोग ऐसे ही गए थे उधर घूमने के लिए और वहाँ इनका एक्सीडेंट हो गया। तब जो उस कैंप साइट का मालिक था वो बोलता है कि तुम लोग का नसीब बहुत अच्छा है कि बस इतना ही होके रह गया, और बहुत कुछ खराब हो सकता था तुम लोगों के साथ। इस पर जो निबिड़ था इनका दोस्त, वो पूछता है कि क्या मतलब कुछ दिक्कत है क्या उधर। तब उस कैंप साइट के ओनर ने कुछ भी नहीं बोला कि नहीं तुम लोग छोड़ो, ये सब मत जानो, कोई ज़रूरत नहीं है। अब उस कैंप साइट के ओनर का ये रिस्पॉन्स सुन के इन लोगों ने भी सारी बात नहीं बताई कि वहाँ पर हमने उस औरत को देखा था और ऐसा ऐसा हुआ था। उस रात ये दोनों ग्रुप अपने अपने कैंप के अंदर जाके सो जाता है और सुबह उठ के ये दोनों एक दूसरे को बाय बोल के निकल जाते हैं अपने अपने घर की तरफ। और यहीं से एक बहुत ही खौफनाक चैप्टर अनफोल्ड होता है। अब डिब्रूगढ़ आने के बाद सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। शार्दुल को भी जनवरी में अपना ज्वाइनिंग करना था हैदराबाद जाके, तो ये भी अपने पूरा डॉक्यूमेंटेशन और जो भी इसका पेंडिंग काम था वो सब में ऑक्यूपाइड हो जाता है। अब दिसंबर एंड में इनका थोड़ा सा पार्टी वार्टी करने का कल्चर होता है, तो ये जाता है पार्टी अटेंड करता है दूसरों के साथ। पर जब से लोग ट्रिप से वापस आए हैं और अभी तक जो लोहित लड़का है ना, उससे शार्दुल मिल नहीं पाया। इनफैक्ट वो किसी भी गैदरिंग या फिर ऐसे जो भी छोटी मोटी पार्टी होती थी तो उसमें नहीं आता था। इन लोगों ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि ठीक है यार अपना बिजी होगा, अभी तो हम लोग ट्रिप से आए हैं। अब फाइनली अपनी ज्वाइनिंग से 10 दिन पहले शार्दुल सोचता है कि यार चलो बाकी सब दोस्तों से मिल लिया, लोहित से भी मिल के आ जाता हूँ। तो ये सीधा पहुँच जाता है लोहित के घर पे। जब लोहित के घर पर पहुँचा तो उसकी मम्मी आती हैं, बोलती हैं कि कैसे हो बेटा, ये सब पूरा पूछती हैं। फिर शार्दुल ने पूछा कि लोहित कहाँ है, तो बोलते हैं कि पता नहीं बहुत परेशान रहता है आजकल, मेरे को लग रहा है उसका कोई गर्लफ्रेंड है, उससे ब्रेकअप वगैरह हो गया है। तब शार्दुल बोला कि अगर ऐसी बात होती तो मेरे को ज़रूर बताता, सब कुछ शेयर करता है मुझसे। आंटी कुछ और बात है ना, अब कुछ छुपा रही है। तब लोहित की मम्मी बोलती है कि बेटा हम बहुत परेशान हैं, लोहित की तबीयत आजकल एकदम ठीक नहीं रहती है, ना किसी से कुछ बात करता है ना कुछ बताता है। मैं कितना बार बोलती है कि जा अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा घूम फिर के आ, तो वो भी मना कर देता है ये बार बार। और कभी कभार ना रात को ऐसे एकदम अचानक से उठ के बैठ जाता है और लगातार बोलता है कि मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा।
और ऐसा बोल के फिर अपने आप सो भी जाता है। हम लोगों को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। अब ये सब बात सुनकर शार्दुल बोलता है कि मैं थोड़ा उसके कमरे में देख के आता हूँ। शार्दुल सीधा गया लोहित के कमरे के अंदर। इसने देखा कि लोहित सो रहा है। जब उसके करीब पहुंचा तो इसने पाया कि भाई लोहित का चेहरा एकदम सूख चुका है। जो ये होठ है ये सफेद पड़ चुके हैं और आंख के नीचे पूरा इधर काला काला हो रखा है। शार्दुल पूछता है कि भाई क्या हो गया, कैसी हालत बना ली अपनी। और लोहित बोलता है कि यार पता नहीं, मेरे ना शरीर में बहुत दर्द होता है, ना दवाई खा लिया, डॉक्टर को दिखा लिया, पर ठीक ही नहीं हो रहा है। और इस टाइम पर लोहित बहुत अच्छे से बात करता है अपने दोस्त से। शार्दुल उसको बोलता है कि यार थोड़ा सा बाहर चल लिया कर, हम लोग के साथ घूमेगा फिरेगा तो थोड़ा सा मूड ठीक होगा। और लोहित बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं आऊँगा। उसके बाद शार्दुल उसकी मम्मी से जाके बोलता है कि इसको थोड़ा दिखाइए किसी मतलब बाबा उबा तांत्रिक से, कुछ अपना कीजिए इसके लिए, कुछ ऊपरी का जो होता है, ऊपर का कुछ ऐसे एनर्जी हावी हो जाती है उसके लिए। तब इसके फैमिली वाले लोहित को ले जाके दिखाते हैं और जिसे दिखाया था उन्होंने एक ताबीज़ बना के लोहित को दिया पहनने के लिए। अब उस ताबीज़ के पहनने के 3-4 दिन के बाद लोहित थोड़ा नॉर्मल हो जाता है और ये अपना रेगुलर रूटीन फॉलो करने लगा, बाहर जाने लगा, अपने दोस्तों से बातचीत करने लगा, सब कुछ एकदम नॉर्मल हो चुका था। अब शार्दुल के हैदराबाद जाने से 3 दिन पहले इसने सोचा कि यार अब एक गेट टुगेदर थोड़ा पार्टी टाइप करते हैं, क्योंकि फिर तो अब मैं चला जाऊँगा, पता नहीं कब मिलूँगा दोस्तों से। तो ये सबको अपने एक अड्डे पे इनवाइट करता है। इनका एक दोस्त का घर जहाँ पर ये लोग पार्टी वार्टी करते थे। लोहित भी वहाँ आता है। अब ये सारे दोस्त बैठ के अपना पीते हुए थे और ये लोग फिर लोहित को देख के बोलने लगे, भाई क्या फट्टू साला ऐसे जंतर वंतर ताबीज जैसा पहन के रहता है, क्या कर रहा है तू। लोहित ने भी यहाँ उस दिन ड्रिंक किया हुआ था, ये भी एकदम ऐसे तैश में आके वो सब निकाल के साइड में रख देता है और फिर अपने दोस्तों के साथ कुछ देर बैठ के पीने का तो बोलता है कि मैं थोड़ा आता हूँ सिगरेट पी के। अब लोहित सिगरेट लेके कमरे से बाहर निकल जाता है और उसको भाई बाहर निकले 2-3 घंटे हो जाते हैं, वो वापस ही नहीं आता। अब भाई साहब इनके दोस्तों को लगता है कि यार अभी तक आया क्यों नहीं लोहित। ये लोग उसको फ़ोन लगाते पर भाई फ़ोन ऑफ। ये लोग निकलते उसे ढूंढने के लिए और करीब 1-1.5 घंटे ढूंढने के बाद पास में एक नहर थी। उस नहर के पास इनको लोहित की डेड बॉडी मिलती है। भाई साहब ये सब देख के पूरा एकदम कोहराम मच गया इनके ग्रुप के बीच में। ये लोग अब लोहित के पेरेंट्स को फ़ोन करके बोलते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया है। अब उसके पेरेंट्स भी उस नहर वाले स्पॉट पर पहुँचे। बाद में लोहित का पोस्टमार्टम हुआ और उसमें रिपोर्ट में यह आया कि उसको एक तरीके की बीमारी थी। शार्दुल ने बीमारी का नाम तो नहीं लिखा पर वो बीमार था अंदर से, ऐसा लिखा गया पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। फिर उसके पेरेंट्स ने पूछा बाकी दोस्तों से कि क्या हुआ था, पूरी बात बताओ। अब इन लोगों ने बोला कि हम लोग ऐसे पी रहे थे और वो मतलब हमारे ऐसे उकसाने पे अपना जो ताबीज़ था वो निकाल के साइड में रख दिया। और ऐसा करने के थोड़ी देर के बाद वो ऊपर देख के बहुत स्पीड में कुछ बोलने लगा एक दूसरे ही लैंग्वेज में। हम लोग को समझ में नहीं आया तो हम लोग को लगा कि शायद ये हमारे साथ मजाक कर रहा है। और फिर लोहित बोलता है कि मेरे को सिगरेट पी के आना है बाहर। तो हमने बोला कि ठीक है जा भाई पी के आ जा। और उसके बाद फिर ऐसा हुआ। पर अब तो भाई लोहित जा चुका था, ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। शार्दुल बोलता है कि मुझे बहुत रिग्रेट है इस बात का कि ट्रिप से आने के बाद मैंने वो सारी बातें पेरेंट्स से शेयर क्यों नहीं की। अगर मैंने किया होता ऐसा तो शायद मेरा दोस्त आज जिंदा होता। अब देखो शार्दुल ने जब ये ईमेल भेजा था तो इसने ना वो बैक स्टोरी नहीं शेयर की थी कि भाई वो किसकी स्पिरिट थी, क्या हुआ था ये सब। पर उन्होंने ईमेल में अपना नंबर दिया था तो मेरी टीम ने उसको रीच आउट किया और फिर पूछा कि भाई इसकी बैक स्टोरी तो बताइए क्या हुआ था। तब शार्दुल बोलता है कि उस घटना के बाद हमने उस कैंप साइट वाले को फ़ोन करके पूछा कि ऐसा ऐसा हो गया, हमने उस रात ऐसा ऐसा देखा था क्या। तब उस कैंप साइट वाले ने इनको एकदम गाली देते हुए फ़ोन काट दिया। बोला कि साला तुम लोग से उस दिन पूछा, तुम लोग बताया नहीं और अब ये सब तमाशा कर रहा है, कुछ नहीं हुआ था इधर। अब इन लोगों ने दोबारा उस कैंप साइट पर फ़ोन नहीं किया। पर इनके कुछ कॉमन फ्रेंड्स थे जो उस जगह जा चुके थे, डोंग वैली। उन लोगों ने बताया था कि वहाँ की एक लोकल लड़की थी, वो एक दूसरे ट्राइब के लड़के से उनका अफेयर चल रहा था। ये लोग शादी करना चाहते थे पर घर वाले माने नहीं, तो इन दोनों ने भाग के शादी करने का डिसाइड किया। बाद में जब इनके फैमिली वालों को पता चला तो ये लोग उस लड़की को मार देते हैं। लड़का तो जिंदा था पर लड़की को मार देते हैं। अब ये बोलते हैं कि उसी की स्पिरिट उस रीजन को हॉन्ट करती है। तो यार ये थी पूरी कहानी। अगर आप अरुणाचल प्रदेश से वीडियो देख रहे हैं, उस रीजन से परिचित है, आपको कुछ और भी पता है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। अगर आपके जानने में ऐसे कोई घटना हुई है तो नीचे जो ईमेल आईडी आ रहा है उस पर अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और हर हर महादेव।